मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों G7 की मीटिंग चल रही थी और अचानक ट्रंप मीटिंग से चले गए। उन्होंने अपने कनाडा दौरे को बहुत शॉर्ट किया और वो फ़ौरन अमेरिका लौट आए। कहा जा रहा है कि वो अपने वॉर रूम में लौट आए। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जब वो लौट रहे थे तो जो उनका विमान है जिससे कि वो अमेरिका लौट रहे थे, तो उस विमान के अंदर एक प्रेस वार्ता हुई और उसमें उनसे ये सवाल पूछा गया, ईरान को लेकर सवाल पूछा गया। तो उन्होंने बिल्कुल साफ साफ ये बात कह दी कि वो सीज़ फायर नहीं चाहते हैं, बल्कि वो द एंड चाहते हैं, यानी कि वो जो पूरी मुल्ला सरकार है उसका द एंड चाहते हैं। ये भी सीधे सीधे साफ साफ बिल्कुल ट्रंप की तरफ से कह दिया गया है। मैं समझता हूँ कि अब तक हम जितनी भी अटकलें लगा रहे थे ट्रंप के बारे में, हालांकि ट्रंप को प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है, फिर भी जो ट्रंप ने ये बयान दिया है, चूँकि ये बयान ऑन कैमरा है तो इसकी एक अहमियत, इसकी एक प्रामाणिकता हम मान सकते हैं। अब बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि आज पूरे दिन पूरे देश के अंदर चर्चा इसी बात पर होती रही कि आखिर G7 की मीटिंग को छोड़कर ट्रंप क्यों आ गए, क्या कुछ बड़ा होने वाला है। मुझे लगता है कि बड़ा होने वाला नहीं है, बल्कि बड़ा हो चुका है। और ये बड़ा हुआ है ईरान के अंदर। मित्रों, ईरान के अंदर एक बहुत बड़ा समाचार जो इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर धीरे धीरे सुर्खियाँ बन रहा है, वो है ईरान के अंदर परमाणु लीकेज का। मैं आपको एक न्यूज़पेपर TV9 भारतवर्ष का जो न्यूज़पेपर है उसके न्यूज़पेपर नहीं है, वो टीवी न्यूज़ चैनल है, और उसका जो स्क्रीनशॉट है उसकी खबर का मैं आपको यहाँ पे दिखा भी रहा हूँ कि वहाँ पे एक नतांज जो इलाका है वहाँ पर जो हमले हुए हैं एटमी ठिकानों पर, उसमें जो IAEA है, जो कि बेसिकली पूरी दुनिया में परमाणु ऊर्जा को नियंत्रित करने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है IAEA, उसकी तरफ से ये अंदेशा जताया गया है। ये कहा जा रहा है कि जो नतांज परमाणु क्षेत्र है या जो नतांज का इलाका है जहाँ पर कि वो परमाणु पूरा उनका बेस उन्होंने बना रखा था, लेबोरेटरी बना रखी थी ईरान ने, वहाँ पर जो एटॉमिक लीकेज है, जो परमाणु लीकेज है या जो रेडिएशन है, वो वहाँ पे शुरू है। और पूरा समाचार अगर आप पढ़ेंगे इसको, इस वक्त जितने भी समाचार छप रहे हैं इस विषय में, उसमें जो कई महत्वपूर्ण बातें कही जा रही हैं, मैं आपको क्या क्या बातें कही जा रही हैं, क्या क्या इसके दुष्परिणाम हो सकते हैं, ये सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक अपील है, और वो ये है कि आप ज़रूर हमारे इस YouTube चैनल को, अगर आप पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और जो नोटिफिकेशन का बेल आइकन है उसको आप ज़रूर प्रेस कर लीजिए। तो बहरहाल हम आगे अगर बढ़ें तो यहाँ पे हम शुरुआत एक बार फिर से हम इस चर्चा के साथ करना चाहते हैं कि इज़राइल जिस तरह से पूरा युद्ध कर रहा है, जिस तरह से, आपको जानकर हैरानी होगी, आश्चर्य होगा, लेकिन ये बिल्कुल सच है कि जिस तरह से ईरान युद्ध कर रहा है और जिस तरह से रूस ने भी बाद में अटैक किए हैं यूक्रेन के ऊपर, उसमें कहीं ना कहीं ऑपरेशन सिंदूर की पूरी पूरी एक छाप नज़र आ रही है। ये छाप कैसे नज़र आ रही है? देखिए, भारत ने सबसे पहले क्या किया, जब भारत ने पाकिस्तान की मिलिट्री के खिलाफ एक्शन लेना शुरू किया तो सबसे पहले भारत की एयर फोर्स ने क्या किया, पाकिस्तान के जो एयर डिफेंस थे उनको नष्ट करना शुरू किया। और आप अगर देखिए तो जो इज़राइल है वो भी जब ईरान के खिलाफ युद्ध को छेड़ रहा है तो सबसे पहले वो क्या कर रहा है, सबसे पहले वो सारे के सारे एयर डिफेंस को नष्ट कर रहा है। यानी ये बिल्कुल ऑपरेशन सिंदूर की कॉपी। और उसी तरह से जो ईरान है वो भी अगर देखें तो उसका भी निशाना इजराइल के एयर डिफेंस पर है। यहां तक कि हम अगर देखें तो रूस भी इतने दिन से जंग लड़ रहा है, लेकिन जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने देखा कि यूक्रेन के जो एयर डिफेंस थे उसके ऊपर सबसे पहले निशाना साधना शुरू किया रूस की फौज ने। तो एक तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारी भारतीय सेना ने जिस तरह युद्ध लड़ा उसकी छाप आज पूरी दुनिया में दिखाई दे रही है। ये बहुत गौर करने वाली बातें हैं जो हम आपको बता रहे हैं, जो आपको और कहीं कोई नहीं बताएगा। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है। लेकिन आप देखें तो इसी में ऑपरेशन सिंदूर में ही भारत ने एक और बहुत बड़ी मिसाल कायम की थी, और वो मिसाल ये कायम की थी कि परमाणु ठिकाने पर हमला किया था। जब भारत ने परमाणु ठिकाने पर हमला किया तो इजराइल तो सोच रहा था कि हम परमाणु ठिकानों पर हमला करेंगे, पर उसने किया नहीं था। भारत ने हमला कर दिया, और जब भारत ने परमाणु ठिकाने पर हमला किया
तो उसमें भी परमाणु ठिकाने पर हमला किस तरह से किया, यह बहुत गौर करने वाली बात है। और शायद जितनी बखूबी भारत की वायुसेना ने इस पूरे काम को अंजाम दिया, उस तरह से इजराइल की एयरफोर्स इस काम को अंजाम नहीं दे सकी है। और इसका नतीजा आज हम अभी यहाँ पर देख रहे हैं, उसकी चर्चा आगे हम करेंगे अभी। मतलब आप समझिए कि जो भारत की वायुसेना ने जब हमला किया था, चाहे वो नूर खान एयरबेस हो, चाहे वो और भी जो उनके किराना का जो उनका पूरा एटॉमिक बेस था, तो उन जगहों पर जब हमले किए तो भारतीय वायुसेना ने बड़ी ही चतुराई से जो एंट्री पॉइंट था और एग्जिट पॉइंट था इस तरह के परमाणु बेसिस के, उनको बंद कर दिया। वहाँ पे इतनी तबाही कर दी कि अंदर से जो है पूरा एक जो उनका परमाणु ठिकाना था पूरा दफन हो गया, और उनके जो लोग वहाँ पर थे वो भी दफन हो गए। कहा जा रहा है कि नूर खान बेस पर तो काफ़ी उनके लोगों की मौत भी हुई है, इसकी खबरें भी आ रही हैं, और वहीं पर वो कब्रगाह उनकी पूरी बन गई। तो इतना सटीक जो हमला किया था भारतीय वायुसेना ने, उतनी सटीक हमला करने की कोशिश शायद इजराइल एयरफोर्स ने नहीं की, या उसने उस चीज़ को ध्यान में नहीं रखा कि कहीं परमाणु लीकेज ना शुरू हो जाए। लेकिन अब ये चीज़ शुरू हो रही है, और जो यहाँ तक कि आज इजराइल को अब एक सफाई भी जारी करनी पड़ी है। इजराइल ने आज एक सफाई जारी करी है और उसने ये कहा है कि उसने जो ईरान के परमाणु बेसों पर हमला किया है, तो ईरान के 3, उसने बताया कि ईरान में 3 जो परमाणु बेस है, एक तो फोर्डो, दूसरा नतांज और तीसरा इस्फहान। तो उसने इस्फहान पर और फोर्डो के जो परमाणु बेस हैं वहाँ पर उसने कहा कि मैंने अभी तक हमला नहीं किया है, हमने नतांज पर हमला किया है, और हमने नतांज पर हमला इस तरह से किया है कि परमाणु लीकेज नहीं होगा। ये बात इजराइल की तरफ से कही गई है। लेकिन जो IAEA है, जो कि परमाणु ऊर्जा को नियंत्रित करने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, उसकी तरफ से ये बात कही जा रही है, जो समाचार भी मैंने अभी आपको कटिंग भी दिखाई थी, उसकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि दरअसल जो इजराइल है उसने जिस तरह का हमला नतांज के जो परमाणु लेबोरेटरी पर किया है, उसमें उसने जो सेंट्रीफ्यूज है उसको नष्ट कर दिया है। यानी जो उस पूरे परमाणु लेबोरेटरी में जो सेंट्रीफ्यूज था, जो भूमिगत पूरी अंडरग्राउंड उनकी जो पूरी एटॉमिक लैब थी ईरान की, उसमें जो सेंट्रीफ्यूज क्या होती है, सेंट्रीफ्यूज एक ऐसी मशीन होती है जिसमें कि यूरेनियम का संवर्धन किया जाता है। जैसे आप देखते हैं ना अक्सर वो जो मशीनें होती हैं गोल गोल घुमाते हैं उससे, तो उसमें ही जो है वो यूरेनियम का संवर्धन करते हैं, और उसके संवर्धन के लिए, उसको चलाने के लिए बिजली चाहिए। तो जो बिजली थी उसको भी ठप कर दिया पूरा इजराइल ने, और जो सेंट्रीफ्यूज था उसको भी जो है एक तरह से जो जहाँ से संवर्धन होता था उसको भी ठप कर दिया, उसको भी तबाह कर दिया। तो अब इसकी वजह से ये कहना है IAEA का कि वहाँ पर जो है वो परमाणु जो रेडिएशन है वो अंदर वहाँ पर लगातार हो रहा है। और IAEA ने ये कहा है, उसका ये दावा है कि अगर अभी हम चाहें तो इस जो रेडिएशन है इसको अभी हम नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने इस रेडिएशन को अभी नहीं काबू किया तो इसका इतना बुरा असर हो सकता है। जो राफेल ग्रॉसी हैं, जो कि IAEA के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि अगर इसको अभी हमने नहीं नियंत्रित किया तो इसका बहुत बुरा हो सकता है, और 2 किलोमीटर के अंदर में जो वहाँ पे प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको गर्भपात हो सकता है, वहाँ पे तरह तरह की बीमारियाँ फैल सकती हैं, लोगों को सांस लेने में दिक्कत आ सकती है। तो जो पूरा नतांज का इलाका है जहाँ उनका पूरा परमाणु बेस है, वहाँ पर एक मतलब कि कहा जा रहा है कि वो एक ऐसी जगह बन चुकी है जो इस वक्त एक बेहद खतरनाक, बहुत ही खतरनाक जगह बन चुकी है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इजराइल कहीं ना कहीं जो हमारी भारतीय सेना ने जिस तरह का सटीक हमला किया, जो सबसे बेहतर उपाय था, जो हमारी भारत की सेना ने रास्ता दिखाया कि जो न्यूक्लियर वैज्ञानिक हैं, जो सारे न्यूक्लियर उनके मशीनें हैं, उसको इस तरह से हमला करो कि वो दफन हो जाएं। तो भारत ने जिस तरह से किराना हिल्स हो, चाहे वो आपका नूर खान बेस हो, जिस तरह से वहाँ पे एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट पर हमला करके उसको पूरी तरह से दफन कर दिया, उसको एक तरह से उसको बेस को या उसके प्रवेश द्वार को और निकलने के द्वार को बंद कर दिया और उसको ख़त्म कर दिया। उस तरह का हमला अगर इजराइल ने किया होता तो परमाणु लीक वाला जो आज चर्चा हो रही है वो नहीं होती। कहीं ना कहीं इस बात को समझना पड़ेगा इजराइल को कि अगर वाकई में ईरान के अंदर कोई अगर रेडिएशन, अगर मान लीजिए खबरें आना शुरू हो जाती हैं, लोग बीमार होना शुरू हो जाते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि फिर इजराइल के ऊपर दबाव पूरी दुनिया का पड़ेगा, और दबाव ये पड़ेगा कि आप इस युद्ध को अभी इसी वक्त रोकिए, क्योंकि ईरान इसका बहुत बड़ा विक्टिम बन चुका है कि वहाँ पे रेडिएशन शुरू हो चुका है। तो अगर इस चीज़ को अगर इजराइल को रोकना था तो उसको भारतीय जो वायुसेना है उससे सबक लेते हुए
उस तरह का हमला करना चाहिए था जो कि नूर खान बेस हो, चाहे सरगोदा हो, चाहे किराना हिल्स हो, वहाँ पे जिस तरह का हमला किया था इंडिया ने, हमारी एयरफोर्स ने, उससे भी वो सबक ले सकते थे। लेकिन इजराइल एयरफोर्स ने भीषण हमला किया है और मुझे लगता है कि अभी तो फोर्डो है और इस्फहान है और वो लगातार नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि हम किसी भी तरह से परमाणु हथियार ईरान के पास नहीं जाने देंगे। तो ऐसी स्थिति में जो स्थितियां हैं वो और ज़्यादा भयावह हो सकती हैं, और ज़्यादा खतरनाक हो सकती हैं, और ईरान के लिए तो हालत लगातार बिगड़ते हुए चले जा रहे हैं। जो खबरें आ रही हैं वो खबरें बड़ी भयावह हैं, भारी मात्रा में जनहानि हो रही है और भी कुछ बहुत दुर्घटनाएं हो सकती हैं जिसकी आगे हम आपसे चर्चा संभावना हम हमेशा व्यक्त करते रहें। लेकिन मैं अपने सभी मित्रों को जो रेगुलर मेरे चैनल को देखते हैं उनसे मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आज कहना चाहता हूँ, और महत्वपूर्ण बात ये कहना चाहता हूँ कि इजराइल और ईरान के इस युद्ध में कहीं ना कहीं इजराइल को भी नुकसान अब हो रहा है। क्योंकि आप देखिए कि मोसाद का हेडक्वार्टर आज उड़ा दिया गया इजराइल के अंदर, और बड़ी चीज़ ये है कि अगर 20 मिसाइलें आज सुबह मारी थी ईरान ने, तो उसमें से 5 मिसाइलें तेल अवीव में हिट की हैं। तो ये 25% के करीब जो है उसका अगर सक्सेस रेट हो रहा है ईरान का, तो ये बहुत बड़े खतरे की घंटी है। क्योंकि ये बात इजराइल को समझनी पड़ेगी कि इजराइल का देश छोटा है, एरिया छोटा है, आप भागकर कहाँ जाएंगे? एक तरफ इजिप्ट है, एक तरफ आपका लेबनान है, एक तरफ सीरिया है, आपके पास जाने के लिए जगह नहीं है। जबकि ईरान एक बहुत बड़ा देश है, आप यहाँ हमला करेंगे लोग वहाँ भाग जाएंगे, वहाँ हमला करेंगे लोग यहाँ भाग जाएंगे, पर ये फैसिलिटी इजराइल के पास नहीं है। इसलिए इजराइल को अपने डिफेंस, एयर डिफेंस पर एक बार फिर से बहुत ध्यान देना पड़ेगा। और मैं तो ये कहूँगा कि अगर इजराइल इस युद्ध को कुछ समय के लिए अभी फ़िलहाल अगर रोक करके एक बार फिर से अपने एयर डिफेंस पर विचार करे और दोबारा हमला करे तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि इजराइल एक बहुत लंबे युद्ध में है, 2 साल से युद्ध लड़ रहा है, और ऐसी स्थिति में उसको बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है, वरना फिर हालात कभी बिगड़ते हुए देर नहीं लगती। और दूसरी बात यह है कि जितने भी इस्लामी मुल्क बैठे हुए ये सारे भेड़िए हैं, ये भेड़िए मुल्क ये इंतजार कर रहे हैं कि इजराइल कमज़ोर हो। अगर इजराइल कमज़ोर दिखेगा ना तो ये सब टूट पड़ेंगे। ये बात समझनी पड़ेगी। नमस्कार।